नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर और मैं सुशील कुमार। आज बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपना 63वां जन्मदिन मनाया। एक छोटे से बहुजन परिवार से निकलकर मायावती ने आज अपने जीवन में जो मुकाम हासिल किया है उसके पीछे बहुत संघर्ष भरा सफर है। आज हम आपको बताएंगे मायावती के जीवन में घटी उन 5 बड़ी घटनाओं के बारे में जिसने एक मामूली सी लड़की को सत्ता के शीर्ष स्थान तक पहुंचाया। 15 जनवरी 1956 को नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में पैदा हुई मायावती गरीब परिवार से थी। पिता दूरसंचार विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात थे। दिल्ली के इंद्रपुरी की झुग्गियों में रहने वाले प्रभुदास दयाल और रामरती देवी के परिवार में पैदा हुई मायावती ने जो हासिल किया वो निश्चित तौर पर एक मिसाल है। अपनी 63 सालों की इस यात्रा में वे 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनावों में भी उनकी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीएसपी यहां 19 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंच गई, लेकिन अब अपनी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद मायावती एक बार फिर से सियासी तौर पर बेहद ताकतवर नजर आने लगी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मायावती की ज़िंदगी के पहले टर्निंग पॉइंट की, जो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। साल 1977 में जनता पार्टी द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जाति तोड़ो नामक 3 दिवसीय सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। मायावती पहली बार बड़े नेताओं या यूं कहें कि बीएसपी के संस्थापक काशीराम की नज़र में कार्यक्रम में दिए अपने एक भाषण के जरिए आई थी। 1977 के सितंबर में उस वक्त की सत्ताधारी पार्टी जनता पार्टी ने जात पात से लड़ने के रास्तों पर एक आयोजन किया। इसमें मुख्य वक्ताओं में पार्टी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री राजनारायण शामिल थे। राजनारायण 1977 के चुनावों में इंदिरा गांधी को हराकर हीरो बन गए थे। अपने भाषण में उन्होंने बहुजनों को बार बार हरिजन कहकर संबोधित किया। श्रोताओं में बैठी मायावती को ये बात ठीक नहीं लगी। जब कार्यक्रम के आखिरी क्षणों में मायावती को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने न सिर्फ राजनारायण और उनकी पार्टी बल्कि मुख्यधारा की सभी पार्टियों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हरिजन शब्द का इस्तेमाल करके ये सभी लोग बहुजनों को अपमानित करते हैं। मायावती ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हरिजन शब्द का नहीं बल्कि बहुजनों के लिए SC ST OBC का इस्तेमाल किया है। मायावती के आक्रामक और तर्कपूर्ण भाषण का नतीजा ये हुआ कि जनता पार्टी के कार्यक्रम में ही पार्टी और राजनारायण के खिलाफ नारे लगने लगे। इतना ही नहीं बल्कि इसी कार्यक्रम के बाद काशीराम को मायावती के बारे में बताया गया। काशीराम उन दिनों SC ST OBC कर्मचारियों का बामसेफ नाम का संगठन चलाते थे। काशीराम को लोगों ने मायावती के बारे में जो बताया उसका असर ये हुआ कि वे रात में ही इंद्रपुरी की झुग्गियों में मायावती से मिलने चले गए। उस वक्त मायावती का परिवार रात में खाना खाकर सोने की तैयारी में था। उस रात काशीराम के साथ हुई 1 घंटे की मुलाकात ने मायावती की जिंदगी की दिशा बदल दी। भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का मायावती का सपना जिस गति से पीछा छूटता गया उससे कई गुना अधिक तेजी से मायावती सामाजिक और राजनीतिक जीवन में लगातार आगे बढ़ती चली गई। पिता का घर छोड़ना ये भी मायावती के जीवन का सबसे बड़ा फैसला था। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अपनी बेटी की बढ़ती सक्रियता से प्रभुदास नाराज रहते थे। उनके लाख समझाने के बावजूद मायावती प्रशासनिक सेवा की तैयारी में वक्त नहीं दे पा रही थी। उन्हें लगता था कि काशीराम ने ही उनकी बेटी को रास्ते से भटका दिया है। प्रभुदास सभी समस्याओं की जड़ काशीराम को मानते थे। उन्हें लगता था कि अगर उनकी बेटी काशीराम से मिलना बंद कर दे तो वो अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे पाएगी। इसलिए उन्होंने मायावती के सामने एक दिन फरमान जारी कर दिया कि अगर उनके घर में रहना है तो काशीराम से मिलना जुलना बंद करना होगा। प्रभुदास को लग रहा था कि अकेली लड़की भला कहाँ जाएगी, लेकिन मायावती ने अपने कुछ कपड़ों और शिक्षक की नौकरी से बचाए पैसों को लेकर अपने पिता का घर छोड़ दिया। यहाँ से सीधे मायावती बामसेफ के करोलबाग कार्यालय पहुंची। उस वक्त काशीराम कहीं बाहर थे। जब वापस लौटे तो मायावती ने उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताया। काशीराम ने बामसेफ कार्यालय के पास ही खुद के रहने के लिए कमरे का किराए का मकान ले रखा था। उन्होंने मायावती को इसमें रहने का प्रस्ताव दिया, जिसे मायावती ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इस घटना से जहां एक तरफ काशीराम मायावती की प्रतिबद्धता को लेकर निश्चिंत हो गए, वहीं मायावती काशीराम की विश्वसनीय होती चली गई। मायावती पर अचानक काशीराम का इतना भरोसा हो जाने से उस वक्त बामसेफ में काम कर रहे कई बड़े नेता असहज भी हुए, जिसके चलते कुछ को बाहर का रास्ता भी देखना पड़ा। लेकिन मायावती का राजनीतिक विकास लगातार हो रहा है और इसके बाद काशीराम के उतना नज़दीक कोई नहीं आ सका जितना मायावती रही।
इसके बाद हम बात करेंगे DS4 की। DS4 का मतलब होता है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इस मंच की घोषणा काशीराम ने 1981 में की थी। इसका मुख्य नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4। ये एक राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए काशीराम ने न सिर्फ SC ST OBC की बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच भी एक तरह की गोलबंदी करना शुरू कर दी। DS4 के तहत काशीराम ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें मायावती ने उनका बढ़ चढ़कर साथ दिया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला जिसने 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। अगड़ी जाति के खिलाफ दुश्मन करने वाले नारों के जरिए जो जनसंपर्क अभियान काशीराम और मायावती चला रहे थे, उससे वो वर्ग उनके पीछे गोलबंद होने लगा, जिसे साथ लाने के लिए DS4 बनाया गया था। इसी सामाजिक पूंजी से उत्साहित होकर काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। BSP ने सियासत में जो भी हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे DS4 के जरिए रखा गया था। भले ही BSP की स्थापना को उस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी हो, लेकिन उसी वक्त ये साफ हो गया था कि इस संगठन के शीर्ष पर काशीराम और मायावती ही हैं। अब हम बात करेंगे गेस्ट हाउस कांड की, जो मायावती की जिंदगी का सबसे बड़ा एक घटना मानी जाती है। 1 जून 1995 को काशीराम के निर्देश पर मायावती ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मुलाकात कर उन्हें सपा की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापसी की जानकारी दी और नई सरकार के गठन के लिए दावा भी पेश किया। इसके बाद 2 जून को मायावती ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक लखनऊ के राज्य अतिथि गृह में बुलाई। बैठक के बाद मायावती अपने कुछ भरोसेमंद लोगों के साथ अपने कमरे में आगे की रणनीति पर चर्चा करने लगी। बाकी विधायक बाहर कॉमन हॉल में ही रहे। तकरीबन 4 बजे अचानक 200 से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने गेस्ट हाउस पर हमला बोल दिया। बाद में मालूम चला कि इस भीड़ में न सिर्फ सपा कार्यकर्ता शामिल थे बल्कि पार्टी के कई विधायक भी शामिल थे। इस भीड़ ने न सिर्फ BSP नेताओं को जाति सूचक भद्दी गालियां दी बल्कि उनके साथ मारपीट भी की। 5 BSP विधायकों को एक गाड़ी में भरकर मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। वहां उन्हें धमकाया गया और सपा में शामिल होने के लिए उनसे सादे कागज पर दस्तखत दिए गए। वैसे तो सत्ता का स्वाद मायावती ने उसी दौर में बगैर मंत्री बने चखना शुरू कर दिया था जब उत्तर प्रदेश में सपा BSP की गठबंधन सरकार बनी। इस सरकार में मायावती मंत्री नहीं थी, लेकिन उन्हें काशीराम ने BSP की ओर से सरकार के साथ समन्वय की जिम्मेदारी दी थी और खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर कर लिया था। मतलब ये हुआ कि सरकार जिस पार्टी के समर्थन से चल रही थी उसकी सबसे ताकतवर नेता के तौर पर मायावती स्थापित हो गई थी। इस दौर में वे जो चाहती थी उनमें से ज़्यादातर काम सरकार से करवा लेती थी। मायावती से समन्वय का काम खुद मुलायम नहीं करते थे बल्कि उनके प्रधान सचिव PL पुनिया किया करते थे। लेकिन मायावती जब 3 जून 1995 को पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी तो यहाँ से उनकी राजनीति में एक नया मोड़ आया। बहुजनों पर प्रदेश में हो रहे लगातार हमलों से जहां BSP परेशान थी तो मुलायम के उभार से BJP, कांग्रेस और जनता दल भी परेशान थे। सब चाहते थे कि मुलायम की सरकार चली जाए और काशीराम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन काशीराम की बीमारी ने ये अवसर मायावती को दे दिया। काशीराम के बेहद करीब रहे एक पत्रकार बताते हैं कि BJP का समर्थन हासिल करने की पहल काशीराम ने ही की थी। काशीराम के कहने पर ही अटल बिहारी वाजपेयी से इस बारे में बातचीत की गई थी। वाजपेयी इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। अब तक अपनी इस योजना की जानकारी काशीराम ने मायावती को नहीं दी थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दिन उन्होंने मायावती से पूछा कि क्या तुम उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनना चाहोगी। मायावती को लगा कि बीमार काशीराम उनसे मजाक कर रहे हैं। फिर काशीराम ने उन्हें दूसरे दलों के समर्थन के पत्र दिखाए और उनसे लखनऊ जाकर उन पत्रों को राज्यपाल को सौंपने को कहा। काशीराम ने मायावती से ये भी कहा कि राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे और 15 दिनों में उन्हें विधानसभा में अपना बहुमत हासिल साबित करना होगा। मायावती ने राज्यपाल को पत्र देने का काम 1 जून 1995 को किया और 2 जून को गेस्ट हाउस कांड हो गया। लेकिन ये कांड भी मायावती को 3 जून को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाया। उल्टा गेस्ट हाउस कांड की वजह से उन्हें सपा को छोड़कर सभी दलों का खुला समर्थन मिल गया। हालांकि विश्वास मत साबित करना भी बेहद नाटकीय रहा, लेकिन यहाँ भी बाजी मायावती के साथ ही लगी। इसके बाद मायावती ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इस तरह वो यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री बनने में सफल रही। आप देख रहे थे प्राइम टाइम खबर। नमस्कार। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।